हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज़ राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट, है ना। राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। तो आज हमारा अंततः लास्ट होने वाला है, ठीक है, रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी की, दैट इज़ राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। यस। अच्छा, हम लोगों ने कहाँ से जर्नी स्टार्ट किया था, याद करिए। दैट इज़ हम लोगों ने जर्नी का स्टार्ट किया था कहाँ से, लिटरेचर रिव्यू से। लिटरेचर रिव्यू से फिर हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन कि रिसर्च क्वेश्चन हमें क्या सेलेक्ट करना है। फिर हम लोगों ने क्या, वेरिएबल, हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया उसके अंदर क्या क्या वेरिएबल है। फिर हम लोगों ने हाइपोथेसिस को देखा। ये इसलिए बता रहा क्योंकि रिपोर्ट बनाने में हमारा ये डाटा, ये जितने भी चीज़ें सारा का यूज़ आएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये दैट इज़ हाइपोथेसिस, दैट इज़ स्टेप नंबर हमारा ये क्या था, फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या आता है, स्टेप नंबर क्या, 2। क्या हमारा हाइपोथेसिस के बाद एक रिसर्च डिज़ाइन बनाइए, रिसर्च डिज़ाइन, है ना, घर का डिज़ाइन बनाइए। फिर क्या, घर का डिज़ाइन जो बनाया है उसको स्टडी करिए, दैट इज़ स्टडी डिज़ाइन बनाइए। ओके। फिर हमारा क्या आता है, स्टेप नंबर 3 क्या आता है, कलेक्टिंग डाटा। कैसे हम लोग डाटा को कलेक्ट करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके डाटा को कलेक्ट करेंगे। ओके। स्टेप नंबर 4 हम लोग क्या देखे थे, दैट इज़ सैम्पलिंग, है ना। सैम्पलिंग कैसे करते हैं ये देखा था। ओके। स्टेप नंबर 5 सैम्पलिंग के बाद हमारा क्या आया था, दैट इज़ एथिक्स, है ना। हमारा क्या क्या एथिक्स वगैरह सबको फॉलो करना है। ओके। स्टेप नंबर 6 सैम्पलिंग के बाद हमारा क्या आता है, दैट इज़ एथिक्स। स्टेप नंबर 6 दैट इज़ व्हाट, डाटा प्रोसेसिंग। अच्छा, ऐसा। स्टेप नंबर 5 हमारा एथिक्स नहीं था, हमारा स्टेप नंबर 5 क्या था, दैट इज़ रिसर्च प्रपोजल, है ना, रिसर्च प्रपोजल लिखना। उसके बाद हमारा क्या आता है, दैट इज़ एथिक्स। हमारा एथिक्स क्या है। फिर हमारा क्या, स्टेप नंबर 7 क्या आता है, जो हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा, डाटा प्रोसेसिंग एंड डिस्प्लेइंग, डाटा को कैसे डिस्प्ले करेंगे। और हमारा जो लास्ट है, स्टेप नंबर 7, 8 दैट इज़ राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट, है ना। तो आखिरकार हमारा जर्नी लास्ट पहुंच ही गया, ठीक है। तो हम लोग कैसे रिपोर्ट लिखेंगे, बात ये आता है। क्योंकि आप देखिए इतना मेहनत की, आप खुद देख रहे होंगे कि मैंने 10 लेक्चर 15 लेक्चर देखा, इतना मैं नोट्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपने अच्छे से एग्ज़ाम में जा कर के नहीं लिखा, अच्छे से आंसर का सही सॉल्यूशन आप अगर नहीं लिख कर के, तो बताइए आप जो इतना काम किए हैं, आप जो इतना पढ़े हैं, क्या वो बेनिफिशियल हुआ, क्या हमारा रिपोर्ट सही बनेगा, नहीं ना बनेगा, नहीं। इसलिए हम लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है, हम लोगों ने जो काम किया है बिल्कुल अच्छे तरीके से, एक्यूरेट वे में, क्लैरिफाई वे में, इजी वे में हमें बिल्कुल लिखना है। क्या चीज़, रिपोर्ट। क्या चीज़, हमारे एग्ज़ाम में आंसर, गेटिंग ना। हाँ, उसी तरीके से हमारा रिपोर्ट लिखना होगा, जैसे हम लोग आंसर लिखेंगे एग्ज़ाम में इतना पढ़ने के बाद। अगर हम लोगों ने आंसर अगर गलत लिख रहे हैं कोई भी स्टेप में, तो हमारा क्या होगा, रिपोर्ट कार्ड में भी क्या आएगा, हमारा गलत आएगा। उसी तरीके से हमारा रिपोर्ट क्या हो जाएगा, रिसर्च रिपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमें बिल्कुल कॉन्साइज वे में, बिल्कुल अच्छे तरीके से, एक्यूरेट वे में बिल्कुल हमें रिसर्च रिपोर्ट लिखना होगा। ओके। हाँ, तो ये चीज़, क्योंकि देखिए आपने जितना मेहनत किया है, आपके 1-2 गलती के कारण पूरा आपका मेहनत फिर जाएगा। हो सकता है आपका 1-2 गलती के कारण एग्ज़ाम में आपका मार्क्स ही चला जाए। तो इसलिए आप जितना से ज़्यादा कोशिश करिए कि मैं वो गलती कम करूँ, बार बार इधर प्रोसेस करिए, डेट इज़ बार बार रिवाइज़ करिए नोट्स की, लेक्चर की, है ना, ताकि हमारा एग्ज़ाम में गलतियाँ कम हो। उसी तरीके से यहाँ पर बार बार ये सबको चेक करें, क्या मैंने सही किया या नहीं किया।
उसके बाद आप लोग रिसर्च रिपोर्ट तैयार करें। क्योंकि हमारा जो देखने वाले होंगे, सुपरवाइज़र जो होंगे, उनके सामने हमारा वो मेन जो देखते हैं वो क्या है, रिसर्च रिपोर्ट देखते हैं। आपने बीच में क्या किया नहीं किया उनको फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन उनके लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, रिसर्च रिपोर्ट। तो बिल्कुल रिसर्च रिपोर्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है, यस। अब देखिए रिसर्च रिपोर्ट जो होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों में डिफरेंट तरीके के होते हैं। क्वांटिटेटिव में जो है दैट इज क्वांटिटेटिव में हम लोग क्या ज़्यादा क्या दैट इज कॉन्टेक्सचुअल या न्यूमेरिकल या डिस्क्रिप्टिव, तीनों का इस्तेमाल करके हम लोग क्वांटिटेटिव में लिखते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखे, ठीक है, दैट इज़ हम लोग डेफिनेशन भी लिखे, फिर कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में भी लिखे, फिर हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म में भी लिखे, डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में भी डिस्प्ले किए। तो इसमें स्टैटिकल का हम लोग यूज़ करेंगे, ये सुनो, स्टैटिस्टिक्स का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, किसमें, क्वान्टिटेटिव में, समझ रहे हैं। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च जब हम लोग रिपोर्ट लिखेंगे तो क्वालिटेटिव में क्या हमारा ये फिक्स दैट इज़ ये फ्लेक्सिबल होता है, जिसके कारण क्या चीज़ न्यूमेरिकल चेंज करते रहेगा। तो सिर्फ इसे हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ या ना। ये हमें एनालिटिक फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, लेकिन इसे सिर्फ डिस्क्रिप्टिव मैनर में हम लोग लिख सकते हैं, समझ रहे। और इसमें स्टैटिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि बार बार डाटा वेरी कर रहा है, तो स्टैटिक्स में बार बार गलत आएंगे हमारे आंसर, गेटिंग ना, यस। तो कैसे हम लोग क्वांटिटेटिव रिपोर्ट लिखेंगे, कैसे क्वालिटेटिव रिपोर्ट लिखेंगे, समझ में आ रहा है, यस। उसके बाद जो हमारा सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि हम समझ गए कि अच्छा रिपोर्ट लिखना बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, क्योंकि वही हमारा रिप्रेजेंटेशन है, हमने जो काम किया है वो फ़र्क ना पड़ता, लेकिन वो हमारा उनको वो नज़र नहीं आ रहा है जो हमने मेहनत किया है, 15 लेक्चर इतना नोट्स पढ़ा, वो नज़र नहीं आ रहा। उनको क्या नज़र आएगा, आपका आंसर अगर करेक्ट है, ठीक है, तो वो आपको नंबर देंगे, वो आपकी मेहनत के ऊपर नंबर नहीं देंगे, समझ रहे हैं ना। वैसे ही यहाँ पर है कि आपके मेहनत के ऊपर नंबर नहीं मिलेगा कि आपने इतना किया ये, इसीलिए आपको फाइनल जो है वो बहुत अच्छी तरीके से लिखना होगा, ठीक है, ओके। फिर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव देखो। अब आगे क्या है कि हम लोग रिसर्च रिपोर्ट लिखेंगे कैसे, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ वी कैन राइट अ रिसर्च रिपोर्ट, कैसे। तो आइए हम लोग देखते हैं, दैट इज़ कैसे हम लोग रिसर्च रिपोर्ट लिखेंगे। हाँ, तो देखिए हम लोग रिसर्च रिपोर्ट से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के सहारे देखते हैं कि हम लोग रिसर्च रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये चीज़। तो देखिए सपोज वन सेकेंड, दैट इज सपोज हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, और वो भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं बिहार के अंदर, ओके। बिहार के अंदर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, उस पर हमारा रिसर्च करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे रिसर्च रिपोर्ट लिखेंगे, ये देखिए, ओके। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में हमारा डेवलपमेंट क्या हुआ है। सबसे पहला चीज़, डेवलपमेंट इन अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार टू रिड्यूस, क्या हमारा क्या क्या काम हुआ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फिर हम लोग टोटल देखेंगे, ऐसे ही नहीं, फिर हम लोग टोटल देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पूरे कंट्री का कितना है। बिहार की बात कर रहे हैं लेकिन हमको कंट्री का जानना ज़रूरी है, हमारे इंडिया के अंदर का कितना है, तभी ना हम रिसर्च में बता पाएंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है इंडिया से रिलेट करके। हाँ, ओके। फिर हम लोग देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट हमारे बिहार में कितना है, इन बिहार, ओके, हाँ, ओके, बिहार में। फिर हम लोग देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारी जो एजेंसी है अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, जो एजेंसी है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो क्या क्या काम कर रही है,
ठीक है। वो क्या क्या बिहार में जो एजेंसीज है अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए कि ज़्यादा है कम है, वो क्या क्या वर्क कर रही है, तो ये ओके। फिर हमारा क्या आता है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के क्या क्या प्रोग्राम आए, क्या क्या प्रोग्राम आए अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए, क्या क्या हमारा प्रोग्राम आया, ठीक। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का करंट ट्रेंड क्या, करंट ट्रेंड क्या अनएम्प्लॉयमेंट का अंदर बिहार के अंदर, ओके। इतना देखने के बाद हमें क्वेश्चन पता चल जाएगा कि क्या हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, समझ रहे हैं। तो अगर ये बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, दैट इज़ हम लोग लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, हाँ या ना, लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग कुछ वेरिएबल सेलेक्ट करना चाहते हैं, कुछ हाइपोथेसिस मांगना चाहते हैं, दैट इज़ दिस प्रोसेस, समझ रहे कि नहीं। हाँ, सबसे पहले क्या लिखना होगा, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। ये हमारा इंट्रोडक्शन ही है एक तरीके से जो ये कैरी करता है, समझ रहे, दैट इज़ ये पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन, ओके। हाँ ओके, फिर हमारा क्या आता है, ओके, फिर हमारा आता है दैट इज़ हमारा क्वेश्चन पता चल गया। तो अब हम लोग का क्या ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा रिसर्च करने का, वही चीज़ ऑब्जेक्टिव पता चल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिसर्च डिज़ाइन हमारा क्या है, रिसर्च डिज़ाइन। फिर वही चीज़ स्टडी डिज़ाइन हमारा क्या है, समझ रहे हैं ना, स्टडी डिज़ाइन हमारा क्या है, वो चीज़ बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, समझ रहे हैं ना। तो उस तरीके से लिखनी है यहाँ पर। हाँ, रिसर्च डिज़ाइन क्या है, स्टडी डिज़ाइन क्या है। फिर हम लोग डाटा ऑफ, कैसे हम लोग डाटा को कलेक्ट करेंगे, हाउ डाटा कलेक्शन, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ करके डाटा कलेक्ट करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग का क्या, दैट इज़ सैम्पलिंग, कैसे हम लोग सैम्पलिंग करें, सेम प्रोसेस सैम्पलिंग, बस यहाँ पर क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से लॉन्ग इलाबोरेटेड फॉर्म में होगा, गेटिंग ना, यस, दैट इज़ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के बाद हमारा क्या होगा, प्रपोजल हमारा क्या है, फिर हमारा आएगा दैट इज़ व्हाट, प्रपोजल के बाद हम लोग का एथिक्स, हम एथिक्स क्या क्या मैंने फॉलो किया है ना। अच्छा, एथिक्स हमने क्या क्या फॉलो किया है, ओके। एथिक्स फॉलो करने के बाद हमारा क्या आएगा, कैसे मैंने डाटा को डिस्प्ले किया और प्रोसेस कैसे किया, हाउ टू प्रोसेसिंग एंड डिस्प्लेइंग, ओके। और डिस्प्लेइंग प्रोसेसिंग के बाद हमारा जो आंसर आ गया, और आंसर आने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में, दैट इज़ व्हाट, हमारे जो आने वाले जनरेशन है फ्यूचर में अब जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें और आगे क्या हो सकता है, समझ रहे हैं, जो आपने फाइंड किया है क्या इसमें और आगे कुछ वर्क हो सकता है। तो अपने आने वाले जो जनरेशन है जो फाइंड करना चाहते हैं फ्यूचर में, उनके लिए कुछ गाइडेंस दीजिए कि आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, इस क्षेत्र में और काम हो सकता है, ठीक है। तो वो हमें गाइडेंस देना है, ठीक है, ओके। गाइडेंस के बाद हमें क्या चाहिए लास्ट में, बिब्लियोग्राफी लिखना है ना, बिब्लियोग्राफी लिखना है। उसके बाद बिब्लियोग्राफी से पहले हमें क्या चाहिए, रेफरेंस लिखना है कि आपने कहाँ से, कौन कौन से एजेंसियाँ, कौन से गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एजेंसी से आप लोग डाटा को कलेक्ट किए हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए बेसिकली क्या है, ये जो हम लोगों ने 8 स्टेप पढ़ा है ना, वैसा ही रिसर्च रिपोर्ट है लिखना है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको लिखना होगा, अच्छे फॉर्म में बिल्कुल लिखना होगा, क्योंकि यही है जो मेन है। आपने पूरा काम किया, उसका रिप्रेजेंटेशन ये है, तो इसको बिल्कुल एलाबोरेट करके, एक्सप्लेन करके, समझ रहे हैं, तब आपको लिखना होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किसी के अगर दिमाग में चल रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च प्रपोजल एंड रिसर्च रिपोर्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस। आपने रिसर्च प्रपोजल में भी बताया था कि दैट इज़ ये लिटरेचर रिव्यू करो, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन, स्टडी डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन, सैम्पलिंग, डाटा कलेक्शन, वहाँ भी बताया था, यहाँ भी बता रहे। अरे अंतर क्या है, तो अंतर समझिए अब क्या है, अंतर ये है दोनों में कि एक जो तो हमारा ये अंतर है, दैट इज़ अगर हम लोग बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल की, तो वो हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, समरी की तरह लिखना है क्या, रिसर्च प्रपोजल। लेकिन अगर हम लोग रिसर्च रिपोर्ट की बात करते हैं तो उसे बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, सारी चीज़ को एक्सप्लेन करके लिखना है, समझ रहे हैं, हाँ या ना। हाँ, उसके बाद अगर हम लोग रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं, वो कौन सा स्टेप नंबर 5 पे आता था क्या, रिसर्च प्रपोजल, मतलब उसके बाद भी डाटा प्रोसेसिंग होगा, एथिक्स होगा, है ना।
तो वो हम लोग फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। क्या? रिसर्च प्रपोजल। लेकिन हम लोग रिसर्च रिपोर्ट किस टेंस में लिखेंगे? पास्ट टेंस में। सारा वर्क हो चुका है ना, उसके बाद ना लिख रहे हैं, सो दैट मीन्स व्हाट? पास्ट टेंस। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज 2 डिफरेंस। नेक्स्ट वन क्या हमारा डिफरेंस? दैट इज रिसर्च रिपोर्ट में प्रॉब्लम है वो इन्वेस्टिगेटेड होगा, हम लोग उसको ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। समझ रहे? हम लोग जो बोले समरी के फॉर्म में वही है कि इन्वेस्टिगेटेड, ज़्यादा उस जो भी प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा वो नहीं करना है, उस पर जांच पड़ताल नहीं करना। लेकिन अगर बात करते हैं रिपोर्ट में तो आपको इन्वेस्टिगेट करना है, जांच पड़ताल करना है, बताना है कि प्रॉब्लम का क्या आपने सॉल्यूशन निकाला, क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्यूशन निकाला। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़। अच्छा, फिर हमारा मेन क्या आता है डिफरेंस? चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर अगर बात करते हैं लिटरेचर, दैट इज़ बात कर रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या चैप्टर आता है? लिटरेचर रिव्यू आता है, रिसर्च डिज़ाइन, स्टडी डिज़ाइन, डाटा कलेक्शन, है ना, डाटा कलेक्शन। उसके बाद तो ये सब चैप्टर आते हैं। दैट इज स्टेप नंबर 5 से पहले वाली जो है वो सब चैप्टर आते हैं। किसमें? प्रपोजल में। लेकिन रिसर्च रिपोर्ट में बात करते हैं तो सारा चीज़ आता है ना। दैट इज़ जो स्टेप नंबर 8। फिर लास्ट में हमारा क्या चीज़? आपने अपने फ्यूचर्स जनरेशन में आने वाले के लिए क्या और रिसर्च हो सकता है। फिर क्या चीज़? रेफरेंस आप लोगों ने कहाँ से लिया, और क्या चीज़? बिब्लियोग्राफी आपका कहाँ से, समझ रहे हैं ना, बिब्लियोग्राफी आपका क्या। तो ये दोनों के चैप्टर्स में भी डिफरेंसेस होती है। गेटिंग? सो दिस आर द 4 डिफरेंस बिटवीन व्हाट? रिसर्च रिपोर्ट एंड रिसर्च प्रपोजल। समझ में आया? हाँ या ना? यस। एक फ्यूचर टेंस में, एक पास्ट टेंस में, एक जो होगा बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा, एक जो होगा बिल्कुल समरी के फॉर्म में होगा। एक के अंदर चैप्टर वो 4 स्टेप है, एक के अंदर 8 स्टेप, प्लस बाकी जो फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारा रेफरेंस क्या है, दैट इज़ बिब्लियोग्राफी क्या है ना। तो इस तरह एक जो इन्वेस्टिगेट करेगा, वो एक जो है इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। सो दिस इज, सो हम लोग कैसे रिसर्च करेंगे हम लोग को पता चला। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च रिपोर्ट एंड रिसर्च प्रपोजल, ये भी हम लोग को पता चला। हाँ या ना? हाँ। सो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये जो है जर्नी वो एंडिंग पे आता है। ठीक है? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है? और एक मेरा सजेशन है कि अगर आप लोग स्टेप वाइज बिल्कुल लेक्चर देखते और आप लोग नोट्स को 1 से 2 बार अगर ऐसे पढ़ भी लेते, कितना पेज का नोट्स? ज़्यादा से ज़्यादा 40 पेज का होगा नोट्स टोटल। अगर मिलाया जाए तो कितना पेज का? 40 पेज का। 40 पेज को 2 बार नहीं पढ़ सकते, 2 बार 2x पे करके नहीं समझ सकते। जहाँ भी नोट्स में प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर आइए देख लीजिए, है ना। तो इसलिए जो हमारा मकसद था बताने का आप लोगों को, ये हमारा नहीं था कि दैट इज़ यूट्यूब का वीडियो बनाओ, नॉट। मेरा मकसद था कि मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो हमारे जितने भी भाई लोग हैं उनको हेल्प पहुँचाऊँ। ठीक है? क्योंकि मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, इसीलिए मैं सोचा क्यों ना आपको हेल्प पहुँचाऊँ। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसे करिए और एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स लाइए ताकि हमें भी खुशी हो, आपको भी खुशी। ठीक है? सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।